इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं युवा कथक नृत्यांगना रुचि शर्मा से। इनसे बातचीत कर रहे हैं सूरज शुक्ला। दोस्तों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं कथक नृत्य परंपरा की एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कथक के जरिए अपना नाम रोशन किया है। वो हैं सुश्री रुचि शर्मा। आज हम रुचि जी के नृत्य और उनके जीवन के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। रुचि जी नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रणाम। रुचि जी, आप से सबसे पहला सवाल तो मैं ये करना चाहूंगा कि आप रहने वाली कहाँ की हैं? सूरज जी, मैं रहने वाली मूलतः इलाहाबाद की हूँ और वहीं मेरा जन्म भी हुआ है और पढ़ाई भी मेरी वहीं हुई है और नृत्य की शिक्षा भी मेरी वहीं से शुरू हुई है। नृत्य के अलावा जो बेसिक पढ़ाई है, हाँ जी, वो तालीम आपकी कहाँ हुई? इलाहाबाद में या बम्बई में? नहीं, इलाहाबाद में ही। तो इसका मतलब आपने अपने जीवन का जो शुरुआती दौर है वो इलाहाबाद से ही शुरू किया है जी। शुरुआत में मैं अपने गुरुजी के पास जाती थी। जैसे कि स्कूल जब चलता था जी, तो सुबह 8 बजे गुरुजी के घर जाकर के वहाँ पे रियाज करना और फिर जब स्कूल का टाइम हो जाए फिर मैं अपने मतलब गुरुजी का घर छोड़ के स्कूल पहुँचती थी। स्कूल का टाइम पीरियड करके फिर मैं अपने गुरुजी के पास पहुँचती थी, फिर रात के 8 बजे जाके सीधे घर पहुँचती थी। तो ये मेरी दिनचर्या थी सारे दिन की। मतलब ये है कि बचपन से ही कथक की ओर आपका झुकाव रहा। जी हाँ। और शायद यही वजह थी कि आपने अपने जीवन में कथक को ही अपना कैरियर चुना। जी, एकदम ठीक बात है। क्या आज के दौर में कथक को अपना कैरियर के रूप में अपनाना संभव है? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं संभव तो है ही है। ये कि हाँ, पहले लोगों के अंदर नहीं था, इस तरह की विचारधारा नहीं थी। लोग बोलते थे भाई अगर वैसे भी फीमेल को आगे लाना, जैसे फीमेल है अगर तो माँ बाप चाहते कि नहीं वो घर पे रहे, घर का काम या जो कुछ भी है घर में रह के सीखे, बाहर नहीं जाए। तो इसको हमारी मतलब इसमें हमारी माताजी हैं श्रीमती महारानी शर्मा जी, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए। मेरे ब्रदर, उनको पसंद नहीं था, मेरे फादर को भी बहुत इतना ज़्यादा पसंद नहीं था कि मैं डांस को अपना करियर बनाऊं। तो वो समस्या मेरे सामने आई थी जी। तो आप कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टीज हुई थी, क्योंकि जैसे सब लोग बोलते हैं भाई कैरियर, कथक में कैरियर बनाना, तो क्योंकि सामने सब कुछ दिखता है कि भाई कुछ लोग ऐसे भागे चले जा रहे हैं, कोई यहाँ बम्बई भागा जा रहा है या कुछ, क्योंकि लोग कोई भी बात का सही अर्थ नहीं लगाते हैं जी। जब वो हो जाए, हाँ ये बात तब समझ में आती है कि हाँ भाई ये सामने दिख रही है। तो कथक का कोई शुरू में भविष्य दिखता नहीं था लोगों को, और भविष्य से मतलब ये होता है कि भौतिक क्या मिल रहा है, भौतिक उपलब्धि क्या हो रही है। आम आदमी तो यही समझता है ना कि भाई अगर आपने इस लाइन को चूज किया है तो आपके पास कैसे पैसे आ रहे हैं, कितनी जल्दी आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो, इस पे ध्यान जाता है। ये नहीं ध्यान जाता उसके पीछे कितनी साधना लगी हुई है, कि जब तक आप साधना नहीं करोगे तब तक आप उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते। और साधना सिर्फ भौतिक की साधना नहीं होती है, उसके साथ आध्यात्म को जोड़ना बहुत नितांत आवश्यक है। रुचि जी, आपने भी अध्यात्म की चर्चा की, तो क्या नृत्य जो विधा है, हाँ जी, इसमें अध्यात्म होना बहुत जरूरी है? जी हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके जैसे नृत्य है, जो भी कथक नृत्य या कोई और भी डांसेस हैं जो, वो बिना अध्यात्म के संभव नहीं है। क्योंकि पहला मूल हम जो सीखते हैं, पहला शब्द सीखते हैं कंसंट्रेशन, कि जिस काम को भी कर रहे हो उसको जब तक आपके अंदर एकाग्रता नहीं होगी तब तक आप उसको पा नहीं सकते हैं। तो हमारे कथक में भी यही है कि जब तक आप में अध्यात्म में क्या है, अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि कोई चिड़िया नहीं है कि इसको देख लिया आध्यात्म आ गया, नहीं, आध्यात्म को अपने जीवन में ढालना पड़ता है। अध्यात्म को पूरा पूर्ण रूप से आध्यात्मिक परिवेश में जीना पड़ता है, कि आपका खान पान, रहना सहना, वो सब कुछ अध्यात्म में आता है। कि सिर्फ कह देने वाले शब्द नहीं है कि हाँ भाई आध्यात्मिक विद्या है उसमें जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उस वैसा जीवन जीना पड़ता है, तब जाके उस जिस काम को आप कर रहे हो, जिस भी विषय को आप ले रहे हो, तब जाके पूर्णता हासिल होती है उसमें। रुचि जी, आपने नृत्य के साथ आध्यात्म को जोड़ा, बहुत अच्छा लगा। हमारे श्रोताओं के लिए भी एक लेसन है, एक सीख है कि नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है। अब मैं जानना चाहूंगा आपके गुरुजी के बारे में, जिन्होंने आपको नृत्य, अध्यात्म और योग तीनों की तालीम देकर के इस मुकाम पे पहुंचाया। हमारे गुरु आचार्य पंडित अनुपम राय जी हैं, जो संगीत के सम्राट हैं और गायन वादन नृत्य
तीनों के प्रकांड विद्वान हैं जी। खुद परफॉर्मर भी हैं, क्योंकि जिस समय हम लोग को वो सिखाते हैं, नृत्य सिखाते हैं, तो उस समय कुछ बात ऐसी, मतलब जिस समय सिखाते हैं उस समय लगता है कि ये जो कह रहे हैं शायद हम लोग से इतना रियाज करने के बाद भी उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच सकते जी। और आपको एक बात और बताऊं, गुरु का अर्थ पहले मैं बताती हूँ। संस्कृत में कहावत है, मतलब संस्कृत में ही इसका उल्लेख है। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाश, यानी अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में परिवर्तित करने वाला ही गुरु कहलाता है। बहुत अच्छी परिभाषा बताई आपने गुरु की। वही सच्चा गुरु है। और मतलब हमारे जो आचार्य पंडित अनुपम राय जी हैं, उन्होंने हमको वैसे ही तालीम दी है, और सिर्फ नृत्य की तालीम नहीं, नैतिक धर्म, समाज में क्या हो रहा है उसकी बातें, मतलब और गणित, जितने भी विषय हैं उन सब से हमें परिचित कराया। रुचि जी, आप हमें कथक और घरानों के बारे में, खासकर कहा जाता है ये फला घराना है, फला घराना है, उसको आम श्रोता कुछ समझ नहीं पाता। जी जी। क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं कथक की, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे श्रोताओं को घरानों के बारे में कुछ बताएं। जी, मैं वैसे एक्सपर्ट नहीं कहूंगी, मैं उस विधा की विद्यार्थी जरूर हूँ। जो भी है। जी हाँ। तो इस विषय पे मैं आपको बताऊं, वैसे हमारे जो गुरुजी हैं वो लखनऊ और जयपुर दोनों घराने से ही उन्होंने तालीम लिया है और हमें वैसे ही उन्होंने सिखाया है। मगर जैसे लखनऊ घराना है उसमें ज्यादातर नजाकत की प्रधानता है, और जयपुर घराना जो है उसमें तैयारी, जो भी कुछ है वो तैयार करके करना है, और लखनऊ में जो है जिसको भी कहना है वो बड़े अदायगी के साथ कहना है। ये मूलतः उसमें अंतर है। अच्छा अच्छा। बाकी तो बहुत बड़े बड़े अंतर हैं। तो आपके नृत्य में इन दोनों घरानों में मतलब क्या, किसका असर है? नहीं, इस हमारे जो मैं जो सीख रही हूँ उसमें वो घराने से हट करके है जी। घरानों की जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको लेकर के हमारे गुरुजी हमें सिखाते हैं, और उनकी खुद की अपनी कंपोजिशंस हैं, उनको मैं सीखती हूँ इस समय पर। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते 15 घंटे सिर्फ खड़े रहने के बारे में, और आप 15 घंटे लगातार नाचती रहीं, तो इसमें क्या, किस तरह से ये कर पाई? इसको मैं बताती हूँ। जब ये विषय ये उठा कि हाँ भाई 15 घंटे करना है, तो इसका भी मैं आपको एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। हमारे गुरुजी और मैं एक किसी मित्र की, उनके ही मित्र हैं पंडित जी के, उनके पास हम लोग मिलने गए। उनका जो घर था वो 9th फ्लोर पे था और उसके सामने सी फेस। तो हमारे गुरुजी की एक बहुत बड़ी मतलब आप कह सकते हैं साधना है उनकी, कि जब भी वो बैठते हैं या चुपचाप हैं, इट मीन्स वो ट्रांस में है। तो सामने वो लहरों को गिन रहे थे, तो 15 के बाद वो रुक गए। तो मेरी तरफ टर्न मतलब एकदम घूमे और बोले कि बेटा ऐसा है कि मैं एक काम करते हैं, 15 घंटे का कार्यक्रम करते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा 15 घंटे, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 15 घंटे में क्या करेंगे। तो उन्होंने मुझे जब बताया कि भाई ये करना है, तो 36 घंटे का कार्यक्रम का हिसाब बन गया था कि तुम 36 घंटे कार्यक्रम कर सकती हो, फुल फ्लेश कार्यक्रम जी। तब मुझे एहसास हुआ। बोलते ना जब क्या नाम है, हनुमान जी को जब बताया गया कि तुम्हारे में ये शक्ति है, तब जाके मेरा भी दिमाग, मैंने कहा अच्छा हम इतने घंटे कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से ये बात शुरू हुई। और जहाँ तक करने का प्रश्न है, कर्ता मतलब कोई भी आदमी अगर ये सोच ले कि नहीं वो स्वयं करने जा रहा है, तो ये कभी संभव नहीं होगा। ये सब कुछ डालना पड़ता है। जैसे आप जिसको भी इष्ट मानते हैं, हम लोग भगवती को बहुत इष्ट मानते हैं, तो मेरे अंदर भी बड़े सारे क्वेश्चन थे इसको करने से पहले कि मैं बहुत परेशान थी, गुरुजी मैं कैसे कर पाऊंगी। तो उन्होंने बोला बेटा या तो अपना हाथ पकड़ा दो, एक मतलब नियम है जीवन जीने का, या तो किसी का हाथ पकड़ लो या किसी को अपना हाथ पकड़ा दो। तो हमारे में वो क्षमता तो नहीं कि हम किसी का हाथ पकड़ लें, हम पकड़ा ही सकते हैं, और किसको, जिसको आप इष्ट मानते हो। तो बोलते हैं भगवती को तुम इष्ट मानती हो, मैं भी उन्हीं का ही मतलब साधक हूँ, तो उनको अपना हाथ पकड़ा दो, वो अपने आप ही रास्ता दिखा देगी कैसे करना है, सारी शक्ति देने वाली वही है। और आपको सच बताएं, उस समय जिस समय कार्यक्रम चल रहा था, शुरुआत हुई थी, उस समय एक बार की मुझे डर लगा था, मैंने भगवती पे छोड़ा, भगवती अब लाज आप ही को बचानी है। तो और मुझे बीच में मालूम भी नहीं चला कि मैं 15 घंटे भी कर चुकी, उसके आइटम के बाद भी सब लोगों ने बोला कि भाई तुम्हारा पैर थक रहे होंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। यहाँ तक कि नेचुरल कॉल्स को भी रोका था, मतलब हमारे गुरुजी का उसमें हमारे मतलब उसमें कुछ टर्म्स होते हैं कि हाँ भाई ये नहीं खाना है। इसे हमने कार्यक्रम के हफ्ते भर पहले अन्न जो सॉलिड कुछ नहीं खाना था, जो भी है वो लिक्विड फॉर्म में उसको ले लेना। जी जी। सेब का रस ले लेना, इस तरह से हमको मतलब खाना हमारा ये हो गया था कि रोटी भी खानी है तो रोटी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बहुत हल्का, उसको खाना। तो इस तरह से पूरी हमको उन्होंने जीवन शैली हमारी कर दी थी
कि हफ्ते भर पहले हमें भूख वगैरह ये सब स्टॉप हो गई थी एक तरह से जी। और नेचुरल कॉज भी उसी के माध्यम से जी। रोका था। ये आपने योग की फिर जरूरत बताई नृत्य में, जी हाँ। जो आज के नृत्यकारों को हाँ, बिना योग के संभव नहीं है। रुचि जी, आपने नृत्य में फिर योग की महत्ता बताई, जो कि आज के नृत्यकारों के लिए एक सबक है। और आज के नृत्यकारों की बात चली है, तो मैं थोड़ा सा एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जो फिल्मों में आज नृत्य होता है, उसमें कथक की स्थिति क्या है? कहाँ पाती है आप कथक को आज की फिल्मों में? नहीं, कथक तो कहीं भी नहीं है। कथक की वेशभूषा पहन लेने से कथक नहीं हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो ये जरूर है कि हाँ, उसका बेसिक जो भी डांस करती हैं या जो जिन्होंने भी बनाया है, वो बेसिक जरूर मालूम होगा उनको कि हाँ भाई कथक इसको बोलते हैं, मगर जो सामने दिखता है वो कथक नहीं है। कथक अपने में बहुत ही सुंदर, ऐसा नहीं कहते कि वो सामने सुंदर नहीं है, मगर उसको आधुनिकता के साथ जोड़ करके उसका प्रस्तुतिकरण होता है, इसलिए वो कथक नहीं है। मतलब आप ये कहती हैं कि फिल्मों में जो डांस है, हाँ, वो कथक का शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप नहीं है, बेसिक जरूर हो सकता है, बेसिक जरूर मालूम होगा लोगों को जी। मगर वो सामने जो है वो कथक नहीं है, क्योंकि ज्यादातर फिल्मों में कथक जो यूज होता है वो मुजरे के रूप में होता है, या मतलब इस तरह से ज्यादातर दिखाया जाता है। हाँ, कोठों की जब बात आती है तो उसमें जो डांस होता है वो कथक होता है। हाँ, ऐसा हम लोग वैसा नहीं है, ये भ्रांतियां हैं। ये अच्छा, नहीं। अच्छा। अब एक बात बहुत ही अलग, गुरु शिष्य परंपरा जो बहुत अपनी पुरातन परंपरा है, जी। इस परंपरा को आपने आज के दौर में अपना करके और ये तालीम पाई नृत्य की, तो इस परंपरा की खामियों और खूबियों के बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताएंगे? हाँ, इसके लिए मैं जरूर बताऊंगी कि गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य को गुरु के पास रह करके जो भी ज्ञान है वो लेना पड़ता है। जैसे पुराने हमारे मतलब अध्याय जो हमारे पुराने बताते हैं, वेद में जो बताया गया, जैसे कृष्ण भगवान जाके स्वयं गुरु के पास, जो खुद स्वयं नारायण है, वो गुरु के पास जाके शिक्षा लेते थे। संदीपनी गुरु के पास जाके जी हाँ, शिक्षा ली। तो यही परंपरा चली आ रही है। ये कि आज उसका थोड़ा सा बिगड़ा रूप दिखता है कभी कभी कि भाई जो गुरु शिष्य परंपरा से रह के लोग सीख रहे हैं, उनको भी कुछ बच्चों को पैसा देना पड़ता है, या मगर मैं जो सीखती हूँ वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करती हूँ, कि मैं अपने गुरु जी के पास रह करके, जैसे उनकी बेटी रहती है वैसे मैं रहती हूँ, और मैं नहीं, मेरे जैसे और भी बच्चे उनके घर पे रह करके सीखते हैं, और आज तक उन्होंने सिखाने का एक भी पैसा नहीं लिया। उनका कहना है कि विद्या जो है वो खरीद फरोख्त की चीज नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो खरीदी बेची जा सकती है, मगर विद्या नहीं है जी। तो और इसमें पहले जो मुझे हानि लगती थी, जैसे मैंने शुरू में, मैं जिस परिवेश से आई वहां पे एकदम उन्मुक्त, कि कोई भी काम करना है, कोई भी टाइम नहीं है उसका, कभी भी चाय मतलब खाना पीना खा लेना, सुबह उठे ब्रश किया सीधा खाना खा लेना। यहाँ पर आई तो यहाँ पर एक प्रतिबंध था कि भाई आप उठिए, पहले सुबह नहाइए, पूजा करिए, फिर आप अन्न ग्रहण करिए, या पानी भी जो है वो तभी आप ग्रहण कर सकते हैं। रुचि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे नृत्य के इस नए आयाम को सुनकर कि ये योग और आध्यात्म का एक हिस्सा है, और हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमारे स्टूडियो में आई, और बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की तरफ से आपको रुचि जी। और इस कामना के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे कि आप नृत्य को इसी तरह से अपनी ऊंचाई देते देते विश्व में हिंदुस्तान का नाम भी फैलाएं। बस आशीर्वाद की उम्मीद रखती हूँ। नमस्कार। अच्छा, प्रणाम। युवा कथक नृत्यांगना रुचि शर्मा से सूरज शुक्ला की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ हमारा आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए